जो भी छात्र क्लास 12वीं की परीक्षा देंगे, अगर इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, जो आपके 1 फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, 100% की गारंटी है। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम 100 गो बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन कराएंगे और वायरल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बायोलॉजी का। अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं? अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं? इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रबंध निकल आती है, जिसे अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सहलगनता को परिभाषित करें। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो घटना होती है, उसी को सहलगनता कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। तीसरा क्वेश्चन है, पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं? पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं? तो पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है, जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। इसी को पुंपुवर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है? तो क्रमिक विकास न किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर एगो जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं? ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। तो अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण है। पहला आप लोग लिखिएगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कोड सर्वात्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। यह अनुवांशिक कोड के क्या है? तो गुण है। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है? तो क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वीर्य सेचन की परिभाषा दे। वीर्य सेचन की परिभाषा दे। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होते हैं, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखिए। वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखना है। पहला लिखिएगा, वनों की कटाई, और दूसरा शिकार। वनों की कटाई के चलते वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, और शिकार के चलते भी वन्य जीव क्या हो रहे हैं? तो विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोषीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एड्स के 2 लक्षण लिखे। एड्स का 2 लक्षण लिखना है। तो एड्स के निम्नलिखित लक्षण है। पहला लिखिएगा, एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, त्वचा का कैंसर हो जाता है। एक प्रकार का फेफड़ा रोग और त्वचा का कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंडाशय के डिंब कोशिका का अघूरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय के डिंब कोशिका का अघूरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
अंतः प्रजनन क्या है? अंतः प्रजनन क्या है? तो आनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। आनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन की क्रिया होती है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मनोकार्पिक फल को लिखे तो वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है मनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे तो जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में न एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, इसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ के बारे में लिखे तो वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोढ़ कहलाते हैं। जैसे कमल हो गया, जलकुंभी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना मरूडभीड से क्या समझते हैं तो वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरूडभीड कहलाते हैं। जैसे नागफनी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है ना समोड्डभीड के बारे में लिखे। समोड्डभीड के बारे में लिखे वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है उसे समोड्डभीड कहा जाता है। समोड्डभीड का मतलब वो इनके वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, इसी को समोड्डभीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेशन के बारे में लिखे तो एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। जलोढ़ मरूडभीड तथा समोड्डभीड के बारे में लिखे तो जलोढ़ किसे कहते हैं तो वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं उसे जलोढ़ कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नो या तो 2 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में दे देगा। जलोढ़ मरूडभीड तथा समोड्डभीड के बारे में लिखे तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं। अगला आप लोग लिखिएगा मरूडभीड तो मरूडभीड के बारे में लिखिएगा वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरूडभीड कहलाते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा समोड्डभीड के बारे में वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, इसे समोड्डभीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताएं। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताएं। तो एक बगल शुक्राणु जनन और दूसरा बगल अंड जनन। तो इसमें लिखिएगा वृषण में शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे शुक्राणु जनन कहा जाता है और अंडाशय में अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अंड जनन कहा जाता है। यह अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं। शुक्राणु जनन का जो निर्माण होता है यह अनेकों की संख्या में होता है और यह केवल एक ही निर्मित होते हैं, यानी अंड जनन का निर्माण केवल एक ही को होता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कूट फल के बारे में लिखे तो वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाते हैं। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इनका जो विकास होता है ना अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसीलिए इसे कूट फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में लिखे तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सोलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद आप लोग इसका लक्षण में लिखिएगा। इसमें सिर दर्द, आमाशय में दर्द होता है। इसमें सिर दर्द, आमाशय में दर्द होता है। उसके बाद आप लोग संक्रमण की विधि में लिखिएगा। सोलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थों को बैठकर उसे दूषित करता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। उसके बाद आप लोग उपचार के बारे में लिखिएगा। इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। इसका जो नियंत्रण होता है वह प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर लिखिए तो एक बगल डीएनए लिखिएगा और दूसरा बगल आरएनए लिखिएगा। डीएनए में पहला लिखिएगा यह द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। और आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित होता है।
और यह गुणसूत्र में पाया जाता है और यह कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। इसमें साइटोसिन एडेनाइन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और इसमें भी साइटोसिन एडेनाइन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो दोनों के बीच आप लोग अंतर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर लिखिए। तो एक बगल न्यूक्लियोसाइड और दूसरा बगल न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें पहला लिखिएगा, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और शर्करा के संयोग से बनता है और यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और फास्फेट के संयोग से बनता है। इसमें दूसरा लिखिएगा, इसका स्वभाव क्षारीय होता है और इसका स्वभाव कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। इसका स्वभाव क्षारीय और इसका स्वभाव अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, mRNA और tRNA के बीच अंतर बताए। तो एक बगल mRNA और दूसरा बगल tRNA लिखिएगा। यह जीवाणु में पाया जाता है और यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। इसमें दूसरा लिखिएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। mRNA क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और tRNA क्या करता है, यह अनुवांशिक कोड को पढ़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच अंतर लिखे। तो एक बगल यूक्रोमेटिन और दूसरा बगल हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें पहला लिखिएगा, इसमें बार बॉडी नहीं बनता है, इसमें बार बॉडी नहीं बनता है और इसमें बार बॉडी बनता है। इसमें दूसरा लिखिएगा, इसका साइज 30 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है और इसका साइज 250 एंगस्ट्रॉम होता है और यह ज्यादा सक्रिय होता है। यूक्रोमेटिन क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है और हेट्रोक्रोमेटिन कम सक्रिय होता है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, तो कम सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीन चिकित्सा तथा आणविक सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा में लिखिएगा, जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है, इसमें जीव के अनुवांशिक दोष का पहचान किया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है और अनुवांशिक दोष का पहचान किया जाता है। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा आणविक सिद्धांत में, तो इसमें रोगों के प्रारंभिक पहचानने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान की जाती है, इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान की जाती है। उसके बाद आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रीसर और अंडाशय के बीच अंतर बताना है। तो ब्रीसर में आप लोग लिखिएगा, यह शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। यह शुक्राणु की उत्पत्ति और नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। उसके बाद आप लोग अंडाशय में लिखिएगा, यह अंडों की उत्पत्ति तथा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। यह अंडों की उत्पत्ति और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। उसके बाद आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, ट्रांसलेशन का वर्णन करें। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वंध्यता कहलाता है। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वंध्यता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि यह वार्षिक होता है। मटर का जो पौधा होता है वह वार्षिक होता है, इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है, इसीलिए मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन का है, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे। तो वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कूट फल कहा जाता है, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का कार्य बनाए, रक्त का कार्य बताए। तो यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। रक्त में पाए जाने वाला WBC शरीर के रोगों को संरक्षण से बचाता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा, रक्त में पाए जाने वाला RBC रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। रक्त का कार्य क्या होता है, तो शरीर का तापमान बनाए रखता है और इसमें पाए जाने वाला WBC शरीर के रोगों को संरक्षण से बचाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष सहलगंटा और परोक्ष सहलगंटा पर टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष सहलगंटा पर लिखिएगा जो जिन 50 या उससे कम मैप यूनिट्स की दूरी पाए जाते हैं, जो जिनमें 50 या उससे कम मैप यूनिट की दूरी पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष सहलगंटा कहते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा परोक्ष सहलगंटा। तो इसमें लिखिएगा जो जिन 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष सहलगंटा कहते हैं। जो जिन 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष सहलगंटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पता के बारे में लिखे। बहुविकल्पता के बारे में लिखे। किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रक जब 2 से अधिक जीन या अल्लील द्वारा होता है तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। किसी लक्षण के वंशागति का नियंत्रक जब 2 या 2 से अधिक जीन या अल्लील द्वारा होता है तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैंसर के 2 लक्षण लिखे। तो कैंसर का 2 लक्षण लिखिएगा शरीर के भार में कमी और शरीर के किसी भाग का अत्यधिक वृद्धि करना, ये कैंसर का 2 लक्षण है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जनित किन्ही 4 प्रतिजैविक का नाम लिखे। जीवाणु जनित किन्ही 4 प्रतिजैविक का नाम लिखे। तो सबसे पहले लिखिएगा सिफ्लोस्पेरिन, दूसरा पॉलीपोरिन और तीसरा थायरोक्सिन और चौथा सब्टिलिन जीवाणु। इस चारों जीवाणु को आप लोग याद रखिएगा। इन जीवाणु जनित 4 प्रतिजैविक का नाम है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। तो ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किया गया है उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है। इसका लाभ लिखिएगा खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। दूसरा आप लोग लिखिएगा कीटनाशक पर निर्भरता कम हो जाता है। कीटनाशक पर जो निर्भरता होता है वह कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा धान तथा गेहूं के 2 प्रोन्नत किस्म के नाम लिखे। धान तथा गेहूं के 2 प्रोन्नत किस्म के नाम लिखना है। धान के प्रोन्नत किस्म साबरमती, जया, बला और गेहूं के प्रोन्नत किस्म कल्याण सोना, सरबती, सोनरा। कल्याण सोना और सरबती सोनरा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायो प्रोस्पेक्टिंग से क्या समझते हैं। वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जन्मजात रोग की परिभाषा दे। वैसा रोग जो जन्म से ही जन्मजात हो जन्मजात रोग कहलाता है। वैसा रोग जो जन्म से ही हो उसे जन्मजात रोग कहा जाता है। जैसे अंधापन, बहरापन ये जन्मजात रोग के उदाहरण है। जन्मजात रोग किसे कहा जाता है। तो वैसा रोग जो जन्म से ही होता है उसे जन्मजात रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य फल क्या है। तो जिस फल के निर्माण में फल के फूल के अंडा से ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहा जाता है। जिस फल के निर्माण में फल या फूल के अंडा से ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या है। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, जब एगो बीज के अंदर एक से अधिक बीज होता है, एक से अधिक भ्रूण होता है तो इसी अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पुंजक या क्लोन क्या है। एक पुंजक या क्लोन क्या है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है तो इससे प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है और इससे जो प्राप्त संतति होता है अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखे। तो सबसे पहले आप लोग कारण लिखिएगा कुत्ता बिल्ली के काटने से। दूसरा आप लोग लक्षण लिखिएगा हाइड्रोफोरिया निगलने में कठिनाई होती है। तीसरा आप लोग लिखिएगा नियंत्रण में रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण लगवाना होता है, यही इसका नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसे हरित क्रांति कहा जाता है। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है और इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसे हरित क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो नई फसलों के स्रोत के रूप में उपयोगी है, उन्नत किस्म के प्रजनन के लिए सामग्री के रूप में उपयोगी है, और तीसरा लिखिएगा नए जैव निम्नीकरण के पीड़कों के स्रोत के रूप में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कुछ वन्य जीवों के विलुप्त का दो कारण लिखे। तो वन्य जीव का विलुप्त का दो कारण लिखिएगा, वनों की कटाई और अवैध शिकार। वनों की कटाई और अवैध शिकार। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर आप लोग लास्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? कृषि का वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी तथा अन्य रसायनों का उपयोग न कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक खेती कहा जाता है। कार्बनिक खेती में केवल कार्बन का उपयोग किया जाता है, इसी को कार्बन वाली खेती कहा जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग टोटल 51 को क्वेश्चन करा दिए हैं और इसके बाद हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा देंगे। मात्र आप लोग का 2 गो वीडियो में 100 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपके एग्जाम में 100% की गारंटी है। जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो नीचे हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।